एक नॉलेज आ जाता है कि भाई इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। क्योंकि अगर अपन सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ते जाएं और अगर अपन को ये आइडिया ना हो कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, तो फिर अपन तैयारी उतनी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दूसरा, कुछ और छोटे छोटे डाउट रहते हैं, वो जो छोटे छोटे डाउट किस तरह से आते हैं, किस तरह से बनते हैं, वो अपन को एमसीक्यू की ही क्लास में समझ में आता है। ठीक है, तो अपन ने ये पूरा पैटर्न बना रखा है। जो नए स्टूडेंट है, पुराने जो स्टूडेंट है उनको तो मालूम है, नए स्टूडेंट को थोड़ा सा बता दें, पैटर्न में अपना एक दिन थ्योरी की क्लास रहती है, दूसरे दिन अपनी एमसीक्यू की क्लास रहती है। ठीक है, तो लिंक मैं आपको पहले ही भेज देता हूं क्वेश्चन की। और अभी तक 48 स्टूडेंट टेस्ट दे चुके हैं, बहुत बढ़िया भैया, धीरे धीरे आप रिस्पॉन्स बढ़ा रहे हैं। हालांकि अभी भी थोड़ा कम है, कोशिश किया करो आप। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता मैं, 15 से 20 क्वेश्चन ही देता हूँ, और 15-20 मिनट में ये आराम से हो सकता है। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आप, पहला क्वेश्चन क्या है जो मैंने आपको भेजा, Which of the following element is not present in gram negative bacteria? ये चार ऑप्शन आपके सामने थे और चार में से आपको ये बताना था कि इसमें से कौन सी चीज है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होती। 26 लोगों के आंसर इसमें सही हैं भाई। जो चीज प्रेजेंट नहीं होती ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड ऐसी एलिमेंट है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट होता है, जबकि हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हुए हैं पेप्टिडोग्लाइकेन पे। पेप्टिडोग्लाइकेन जब अपन कल थ्योरी की क्लास पढ़ रहे थे, मैं इमेज एक बार खोल देता हूं। पेप्टिडोग्लाइकेन जो लेयर होती है उसका भी डिफरेंस है दोनों में। मैंने आपके सामने दोनों दोनों टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल किस तरह से होती है वो इमेज खोलिए, आप देखो दोनों में डिफरेंस देखो। पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट होती ही है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है। दिख रहा है दोनों में डिफरेंस आपको? लेकिन अंतर क्या है दोनों में? जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर होगी वो थिक होगी, मोटी लेयर होगी। देखो आप दोनों इमेज में आपको डिफरेंस दिख रहा है। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें थिन लेयर होती है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये नहीं होती, तो ऐसा नहीं है भाई। दोनों ही बैक्टीरिया, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव हो, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सभी में पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर तो होती ही है। ग्राम पॉजिटिव वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें थिक होती है, ग्राम नेगेटिव वाले में थिन होती है। बाकी जो जो ऑप्शन में थे, ऑप्शन में हमारे जैसे लिपिड ऑप्शन में था, प्रोटीन लाइपोप्रोटीन ऑप्शन में था, लाइपोपॉलीसेकेराइड, ये सारे जो एलिमेंट हैं वो हर एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते ही हैं। मैं एक बार फिर से दोबारा से इमेज खोलूं और आप देखोगे यहाँ पर जो आपको इस तरह से ये जो इमेज दिख रही है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के कुछ ऊपर भी और कुछ नीचे भी, दोनों तरफ की पोर्शन पे पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है। ठीक है, तो ये भी फिर चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, दोनों में ही प्रेजेंट होगी। अंतर होता है सिर्फ टिकोइक एसिड का। टिकोइक एसिड एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारा चौथा आंसर जो था वो एकदम सही है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही भी दिया। 48 में बात कर रहा हूं मैं, 48 में से 27 स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है। और जो लोग ज्यादातर कंफ्यूज हुए वो पेप्टिडोग्लाइकेन पे ही कंफ्यूज हुए थे, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकेन होती दोनों में ही है, लेकिन नेगेटिव बैक्टीरिया में थोड़ी थिन होगी, पतली लेयर होती है, पॉजिटिव बैक्टीरिया में थोड़ी थिक होती है ना। ये छोटे छोटे कंफ्यूजन जो होते हैं वो एग्जाम में हमको बड़े कंफ्यूज करते हैं, छोटे छोटे डाउट है ना। तो अपनी एमसीक्यू की क्लास इसीलिए होती है, ये छोटे छोटे डाउट है उनको अपन क्लियर करते हैं। ठीक है, टिकोइक एसिड बिल्कुल दोनों में बिल्कुल डिफर होता है, पॉजिटिव में होता है और नेगेटिव में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैंने ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से उठाया था। प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आए थे, मैंने जानबूझ के आज की जो एमसीक्यू की क्लास रखी है उसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने जानबूझ के प्रीवियस पेपर से ही डाले हैं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं भाई प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ा करो, और 100% ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने डाले हैं
गलत आंसर उनके ही हैं जो या तो पढ़ नहीं रहे हैं या फिर सिर्फ देख के ही रह जाते हैं। एक बार आप पढ़ने के बाद आप देखो आंसर नहीं भी बन रहा है तो फिर आप थ्योरी में देखो कि उसका आंसर क्या निकलेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से ESIC का क्वेश्चन है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सेल वॉल नहीं होगी तो क्या होगा, सेल वॉल अगर नहीं होगी तो बैक्टीरिया का एक प्रॉपर शेप भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो चार ऑप्शन है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा, स्टेफाइलोकोकस और स्यूडोमोनास, इन चारों बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कि सेल वॉल नहीं होती है ना। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन में रिस्पॉन्स वैसे बहुत अच्छा आया, 35 स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया। थोड़े बहुत ही स्टूडेंट कंफ्यूज हुए, ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज हुए वो स्यूडोमोनास पे चले गए। एक्चुअली अपन थोड़े और अभी डीप में नहीं गए हैं, सारे जो बैक्टीरिया है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है वो सारे के सारे आपके और क्लियर होते चले जाएंगे ना। आपने जो शुरुआत के टॉपिक रहते हैं, जैसे पैरासाइटोलॉजी में अपन ने जनरल पैरासाइटोलॉजी पढ़ा, जब तक पैरासाइटोलॉजी चलता रहा तब तक वो जनरल पैरासाइटोलॉजी चलता रहा हमारा, वो टॉपिक को अपन बार बार रिवाइज करते रहे। सेम यही चीज हमारे बैक्टीरियोलॉजी में भी होने वाली है। बैक्टीरियोलॉजी में हमारी जो शुरुआत के जो टॉपिक हैं, जैसे अपन ने कल का टॉपिक पढ़ा मार्फोलॉजी का, ये टॉपिक अब जब तक हमारी ये बैक्टीरियोलॉजी खत्म नहीं हो जाती तब तक ये टॉपिक को अपन रिवाइज करते जाएंगे। इसी में से कुछ कुछ पॉइंट बार बार रिपीट होंगे, उनके बारे में अपन डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन ये जो शुरुआत के टॉपिक होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी की जो शुरुआत के टॉपिक होते हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से ही बनते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एक्सेप्ट। अच्छा क्वेश्चन है। ये चार बैक्टीरिया के नाम आपके सामने हैं और इन चार में से आपको ये बताना था कि इन चारों में से कौन सा बैक्टीरिया है जो कि कैप्सुलेटेड नहीं होता। देखो ये एक्सेप्ट जो क्वेश्चन में लगे होते हैं वो अपन को थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। क्यों ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जब अपन लिस्ट याद करते हैं तो लिस्ट पूरी की पूरी याद करना पड़ती है अपन को। सारे बैक्टीरिया अपन को मालूम होना चाहिए जो जो कैप्सुलेटेड हैं। अगर सिंपल सा को देखो, एग्जाम में क्वेश्चन दो टाइप से बनते हैं, या इसी क्वेश्चन को ही ले लें अपन, या तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि ये चार हैं, इनमें से कौन सा कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि अगर अपन को पढ़े हुए हैं अपन ने, वो जल्दी से वो अपने दिमाग में बैठ जाएगा। अगर एक्सेप्ट शब्द लगा है, नॉट शब्द लगा है, तो वो क्वेश्चन अपन को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि उनमें से अपन को फिर तीन तीन बैक्टीरिया के नाम याद होना चाहिए कि जो कौन कौन से कैप्सुलेटेड हैं। तो सारी की सारी लिस्ट अपन को अपने दिमाग में होना चाहिए। और कल अपन ने जो थ्योरी की क्लास पढ़ी उसमें कैप्सूल वाले कौन कौन से होते हैं, स्पोर वाले कौन कौन से होते हैं, फ्लेजला वाले कौन कौन से होते हैं, है ना। ये इनमें अपन ने छोटे छोटे एक लिस्ट पढ़ी है और ये लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो अपन ने पढ़े हैं, 5 बैक्टीरिया अपन ने कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया पढ़े हैं, उनमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ये उस लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पे एक्सेप्ट लगा था, कौन सा नहीं होता ना, या सिवाय भी अपन बोल सकते हैं कि सभी कैप्सुलेटेड हैं सिवाय इसके। तो स्टेफाइलोकोकस जो है वो कैप्सुलेटेड नहीं है। बाकी के जो तीन ऑप्शन में थे, क्लैप्सिला न्यूमोनाई, हीमोफिलिस और स्यूडोमोनास, ये जो तीनों है वो कैप्सुलेटेड हैं। ये पूरी बार एक बार मैं लिस्ट दोबारा से खोल देता हूं, आप देखो ये हमने नोट्स में इंक्लूड की है। ये 5 बैक्टीरिया जो है वो हमारे कैप्सुलेटेड है। एक चीज और, बैक्टीरिया के अलावा कुछ फंगस, कुछ पैरासाइट भी कैप्सुलेटेड होते हैं, लेकिन उनपे आप बहुत ज्यादा मत जाना। एग्जाम में कभी कोई कैप्सूल से क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए ही आता है। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई एक बार देखें अपन। 5 जो नाम मैंने बोले, पहला स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, दूसरा है क्लेप्सिला न्यूमोनाई, तीसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, चौथा है स्यूडोमोनास एरिजिनोसा और पांचवा है बैसिलस एंथेसिस। इनके बारे में अपन डीप भी और पढ़ने वाले हैं। एक एक बैक्टीरिया को अपन जितनी भी क्वालिफिकेशन है, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सब अपन आगे चल के डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अपन ने सिर्फ नाम नाम भर याद रखे हैं, तो ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। पांचों ही नाम आपको याद होना चाहिए। कोई ट्रिक आप बना सकते हो तो आप बना लेना, हालांकि आप, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ट्रिक की जरूरत है। सिर्फ 5 नाम आपको याद रखना है और अपन आगे चल के
और डिटेल में पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आप आराम से, बहुत बढ़िया। देखो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन, नियोफॉर्मन, बहुत बढ़िया आशीष ने लिखा है, क्रिप्टोकोकस जो होता है वो भी कैप्सुलेटेड होता है, बहुत बढ़िया आशीष। क्रिप्टोकोकस क्या होता है? ये एक फंगस होता है, मैंने यही बहुत बात बोली थी कि फंगस भी होते हैं, कुछ कुछ पैरासाइट भी होते हैं, क्रिप्टोकोकस उनमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक जितेंद्र का मैसेज है कि सर स्टेप्टोक और स्टेफाइलो दोनों में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों जो है वो एक अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं जितेंद्र, हालांकि दोनों ही ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर इंक्लूड होते हैं, स्टेफाइलो भी और स्टेप्टोकोकाई भी, अपन पढ़ेंगे डीप में। वर्डिंग पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, जो शब्द लिखा है वो क्या कह रहा है। कभी कभी बहुत छोटे छोटे वर्ड भी अपन को कंफ्यूज कर जाते हैं, जरा सा माइनर सा अगर कोई अंतर है वो भी हमको कंफ्यूज कर जाता है। जैसे अपन कल थ्योरी में पढ़ रहे थे, तो कल थ्योरी में पढ़ते टाइम एक सिंगल वर्ड था न्यूक्लियर मटेरियल में, और मैंने कहा था भाई ये वर्ड जो है ना वो एक सिंगल वर्ड कई बार कंफ्यूज कर जाता है। बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम सिंगल होता है लेकिन डबल स्टैंडर्ड होता है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए सिंगल स्टैंडर्ड लिखा है तो वो बैक्टीरिया पे फॉलो नहीं होगा, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड हमेशा आरएनए ही होता है, डीएनए जब भी होगा वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड जो होते हैं वो हमको कंफ्यूज कर जाते हैं। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया पे, और मैंने यही बात बोली जहां पर ये एक्सेप्ट वर्ड लग जाता है, हालांकि ये भी प्रीवियस पेपर का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया से एम्स वगैरह से भी एग्जाम आ चुके, एम्स के जो एग्जाम हुए थे, हालांकि उनके पेपर अपने पास कभी अवेलेबल हो ही नहीं पाते, एम्स के हो गए, पीजीआई के हो गए, ठीक है। तो लेकिन मुझे ध्यान है एम्स वगैरह में भी कैप्सूल से क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पांचों जो नाम है वो आपको याद होना चाहिए, और बिल्कुल जितेंद्र ने बिल्कुल सही बात बोली, ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो स्टेफाइलोकोकस में ही कंफ्यूज हो गए, जो छोटा सा वर्ड है उसी में कंफ्यूज हो गए। स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस दोनों जो है वो अलग अलग बैक्टीरिया हैं। स्टेफाइलोकोकस नहीं होता है कैप्सुलेटेड, और स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है, ठीक है। चलो बढ़िया भाई, अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेडेस आर सिलेंडर फिलामेंट दैट फंक्शन एज ऑर्गन ऑफ मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की जो मॉर्फोलॉजी अपन ने देखी उसमें अगर सिलेंडर फिलामेंट है, कोई पतला सा धागा है, सीधा धागा है जो कि बैक्टीरिया की मोटिलिटी में हेल्प कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में आपको ध्यान होगा जब अपन पैरासाइटोलॉजी पढ़ रहे थे तो मैंने ट्रिपल डी का जिक्र किया था। ट्रिपल डी माइक्रोबायोलॉजी में बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल डी का मतलब क्या है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रिपल डी मैंने बनाई है ये चीज। ट्रिपल डी मतलब डेफिनेशन, डिसीज और डायग्नोसिस। माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें डेफिनेशन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जैसे ये भी देखो, ये भी एक तरह से डेफिनेशन ही है। कौन सी चीज है जो कि मोटिलिटी का काम करेगी, कौन सी चीज है कि जो चिपकने का काम करेगी। बैक्टीरिया में इस तरह से हमारी है बहुत सारी डेफिनेशन, हालांकि ये डेफिनेशन में बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं करता अपने नोट्स में। नोट्स में अपन डिस्कस करते हैं क्लास में, और जो लोग रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको अच्छे से समझ में जाएगा भाई ये चीजें अपन ने एक बार पढ़ ली तो इसमें अपन बार बार कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। एक बार आपने समझ लिया कि फ्लैजेला ना, ये क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा, फ्लैजेला जो होते हैं वो मोटिलिटी का काम करते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया है ना, इस फ्लैजेला को अपन ने एक पूंछ मानी थी कि एक पूंछ जो है उस पूंछ को हिलाते हुए बैक्टीरिया आगे बढ़ता है। सबसे पहली चीज, सिलेंडर फिलामेंट दो टाइप के हो सकते हैं। पिलाई जो होते हैं वो भी फिलामेंट ही होते हैं, हालांकि वो थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन यहां पर अगर फंक्शन लिख दिया है कि ऑर्गन ऑफ मोटिलिटी, तो फिर उसका आंसर हमारा फ्लैजेला ही होगा। फंक्शन में अगर उन्होंने ये लिखा होता कि ऐसे फिलामेंट जो कि एडिशन का काम करते हैं, जो बैक्टीरिया को कहीं पे चिपकने का काम करते हैं, होस्ट सेल से चिपक जाते हैं, तब हमारा आंसर जो होता है वो पिलाई आंसर हो जाता। पिलाई का दूसरा नाम फिम्बरी भी है, पिलाई और फिम्बरी एक ही चीज होती है। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये
अपने होस्ट की सेल से जाकर चिपक जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो प्लाई होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के प्लाई जो होते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया से चिपक कर कॉन्जुगेशन का काम भी करते हैं। कॉन्जुगेशन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के थ्रू बैक्टीरिया अपने जीन को दूसरे बैक्टीरिया में भेजने का काम करते हैं कॉन्जुगेशन के थ्रू। तो वो किसके थ्रू होता है? पिलाई के थ्रू। और सीलिया जो शब्द यहाँ पे लिखा था वो एक्चुअली सीलिया तो बैक्टीरिया पे लागू ही नहीं होता। सीलिया पैरासाइट में होते हैं हमारे। पैरासाइट में अपन ने एक पैरासाइट पढ़ा था बेलेंटिडियम कोलाई, वो सीलिएट होता है। तो ये बैक्टीरिया के लिए वर्ड नहीं है सीलिया। कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए दूसरे किसी सब्जेक्ट से मतलब मिलते जुलते वर्ड डाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं तो वैसे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। 48 में से 38 लोगों का बिल्कुल सही आंसर है फ्लैजेला, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। जो लोग कंफ्यूज हुए वो पिलाई पे ही कंफ्यूज हुए, मुझे मालूम था भाई। पिलाई भी फिलामेंट होते हैं। देखो जो जल्दबाजी करते हैं वो कंफ्यूज जल्दी होते हैं। जिन्होंने जल्दी से देखा फिलामेंट, फिलामेंट हमारे पिलाई भी है, वो भी फिलामेंट है। फ्लैजेला है, वो भी फिलामेंट है। लेकिन क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो तो आप, जो काम कर रहा है मोटिलिटी का, पिलाई जो होते हैं वो मोटिलिटी का काम नहीं करते। पिलाई का काम होता है एडिशन का। अगर सेम क्वेश्चन में लिखा होता कि दैट आर फिलामेंट दैट फंक्शन एज एडिशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को चिपकने के लिए कौन से फिलामेंट काम करते हैं, तब हमारा पिलाई आंसर सही हो सकता था। बाकी ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। जो 9 लोग जो लोग ज्यादा कंफ्यूज हुए थे उन्होंने पिलाई का आंसर दिया। चलो बढ़िया भाई, कंफ्यूज नहीं होना आपको ये छोटी छोटी चीजों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। एक आसीम का एक मैसेज है सर, स्ट्रेप्टोकोकस चेन शेप में होता है और स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो ग्रुप में होता है। बहुत बढ़िया आसीम, अभी अपन ने शेप और उनके अरेंजमेंट नहीं पढ़े हैं, ये अपनी कल की क्लास में आने वाला है। अभी अपन ने सिर्फ एनाटॉमी पे ही फोकस किया है। एनाटॉमी के अलावा ये जो शेप है, अरेंजमेंट है, इनके आधार पे जो चीज है वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं उनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। चलो बढ़िया। लेकिन अपन कल की क्लास में आने वाला ये चेन और ग्रुप में ये सब कुछ अपन कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लैजेला आर अराउंड द बैक्टीरियम सेल आर नोन एज। फ्लैजेला जो बैक्टीरिया के सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? देखो माइक्रोबायोलॉजी में डेफिनेशन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और आप देखोगे प्रीवियस पेपर के, आप जितने भी प्रीवियस पेपर हैं, अपने पास 7 पेपर अभी अवेलेबल हैं और 7 पेपर का अगर अपन एक ओवरव्यू करें देखें तो माइक्रोबायोलॉजी में डेफिनेशन से और डिसीज से, दो चीजों से, दो जगह से क्वेश्चन बहुत आए हैं। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब हमको मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज का मतलब क्या होता है। मेडिकल टर्म ही अगर अपन ने पढ़ लिए पूरे तो भी माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा पोर्शन जो होता है वो अपना कवर हो जाता है। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि बैक्टीरिया के सेल के चारों तरफ अगर फ्लैजेला हैं तो इस तरह के बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और फ्लैजेला के अरेंजमेंट के हिसाब से हम उन्हें 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं जो यहाँ पर 4 ऑप्शन में दिए हैं। मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरिट्राइकस। यहाँ पर क्वेश्चन बैक्टीरिया के चारों तरफ फ्लैजेला का बोला था, तो चारों तरफ जो फ्लैजेला होता है उससे अपन पेरिट्राइकस बोलते हैं। पेरिट्राइकस ना, इसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स भी वैसे अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। आप लोग अब इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है। 34 लोगों का बिल्कुल सही आंसर है इसमें। और एक बार अपन सारे जो फ्लैजेला का अरेंजमेंट है उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फ्लैजेला के अरेंजमेंट के आधार पर बैक्टीरिया को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरिट्राइकस। देखो मैं फिर बोलूंगा, मैं नोट्स में इनके डेफिनेशन अलग से ऐड नहीं करता, लेकिन इमेज से ही इनकी डेफिनेशन निकल रही है। क्या मुझे अलग से लाइन डालने की जरूरत है क्या? अगर आपके दिमाग में ये इमेज बैठ गई तो इमेज से ही इनकी डेफिनेशन बन जाएगी। कैसे? देखो आप, मोनोट्राइकस कैसे दिख रहा है? सिर्फ एक पूंछ दिख रही है, एक फ्लैजेला दिख रहा है। और मोनो का मतलब ही होता है एक। अपन ने मोनोसैकेराइड पढ़े हैं ना, जिसमें सिर्फ एक चेन होती है, मोनोसैकेराइड। मोनो शब्द का मतलब मेडिकल टर्म में मोनो का मतलब होता है एक। अगर एक सिरे पर एक फ्लैजेला है तो इसको हम मोनोट्राइकस कहेंगे। दूसरा है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब होता है दोनों सिरे पर फ्लैजेला हैं। अब देखो यहाँ पर
मोनो के बाद डाई क्यों नहीं लगाया? अपने दिमाग में ये भी चीज आती है भाई, मेडिकल टर्म में मोनो का मतलब तो एक होता है, डाई का मतलब होता है दो, तो यहाँ डाई भी तो लगा सकते थे वो डाई टाइकस, लेकिन यहाँ पर एम्फीटाइकस का मतलब है कि दोनों तरफ फ्लेजिला। अब ये दोनों तरफ का मतलब यहाँ पर एक तरफ सिंगल भी हो सकता है, दोनों तरफ एक एक हो भी, ये भी हो सकता है, या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, दोनों ही सिरों पर होंगे तो उसे अपन एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। लोफोट्राइकस जो होते हैं वो एक सिरे पर अगर गुच्छों के रूप में है तो उसे अपन लोफोट्राइकस कहेंगे। और आखिरी है अपना पेरीफेरल से समझ में आ रहा है ये शब्द, चारों तरफ अगर फ्लेजिला प्रेजेंट है, कहीं पे भी बॉडी में, कॉर्नर पे भी हो सकते हैं या पूरी बॉडी में भी हो सकते हैं, इनको अपन पेरीट्राइकस कहते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए बैक्टीरिया मूव बाय रोलिंग ओवर, अगर कोई बैक्टीरिया लुढ़क कर चल रहा है, घूम घूम कर चल रहा है, पलट पलट कर चल रहा है, इसे अपन रोलिंग ओवर कहेंगे, तो उसकी मोटिलिटी क्या कहलाएगी? फिर डेफिनेशन से क्वेश्चन आ गया। मोटिलिटी अपन ने 5-6 टाइप की मोटिलिटी पढ़ी है ना, ये जो ऑप्शन में है कुछ मोटिलिटी के नाम तो इसी में आ गए, डार्टिंग मोटिलिटी, टम्बलिंग मोटिलिटी, कॉर्कस्क्रू और स्वार्मिंग मोटिलिटी। अगर कोई बैक्टीरिया लुढ़क कर चल रहा है, पलट कर चल रहा है, तो उसे हम किस तरह की मोटिलिटी कहेंगे? और ये जो होती है उसे हम टम्बलिंग मोटिलिटी कहते हैं। ध्यान होगा मैंने एक एग्जांपल आपको टम्बलिंग का दिया था कि डांसर जो लोग होते हैं, डांसर में भी एक स्टेप आती है जो पलट पलट कर चलते हैं, या फिर जो जिम्नास्टिक होते हैं, ओलंपिक वगैरह के गेम होते हैं, तो जिम्नास्टिक जो होते हैं वो भी पलट पलट कर चलते हैं। बहुत अच्छा, आशीष ने इसका अच्छा एग्जांपल भी लिखा है। लिस्टेरिया जो होते हैं वो टम्बलिंग मोटिलिटी करते हैं। बहुत बढ़िया आशीष। तो टम्बलिंग मोटिलिटी का मतलब क्या होता है? लुढ़क लुढ़क कर चलना है ना। इसके अलावा और कौन कौन सी मोटिलिटी है, एक बार फिर अपन रिवाइज कर लेते हैं। एमसीक्यू की क्लास अपनी एक रीजन ये भी होता है कि थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाता है अपना। 5 तरह की मोटिलिटी अपन ने बैक्टीरिया में पढ़ी है। कौन कौन सी? पहली डार्टिंग मोटिलिटी। डार्टिंग मोटिलिटी हम उसको बोलते हैं जिसमें बैक्टीरिया बहुत तेज गति से चलता है, बहुत फास्ट भगता है। और हमारा विब्रियो क्लोरा जो है, इसके लिए अपन देखने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं, हैंगिंग ड्रॉप वाली टेक्निक यूज करते हैं, तो वो अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं टेक्निक। दूसरी है स्वार्मिंग मोटिलिटी। स्वार्मिंग मोटिलिटी का मतलब क्या होता है? जब बैक्टीरिया ग्रुप में चलते हैं, कभी भी कोई बैक्टीरिया एक सिंगल नहीं चलेगा, एक साथ चलते हैं ये जो स्वार्मिंग मोटिलिटी वाले बैक्टीरिया होते हैं, इनका जब अपन कल्चर करते हैं तो कल्चर में ये पूरी कल्चर प्लेट में भर जाते हैं। आप अपन नॉर्मली जो कल्चर करते हैं वो आइसोलेशन के लिए करते हैं। आइसोलेशन के लिए मतलब अपन को एक सिंगल बैक्टीरिया मिल जाए, अगर मान लो किसी सैंपल में एक साथ 2 बैक्टीरिया हैं, तो वो 2 बैक्टीरिया को अलग अलग कर सकते हैं अपन कल्चर के थ्रू, आइसोलेट करके। लेकिन जितने भी ये जो बैक्टीरिया जो स्वार्मिंग ग्रोथ करते हैं, उनमें आइसोलेशन पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हमेशा ग्रुप में चलते हैं। तो अब अपन इनका जब भी अपन कल्चर लगाएंगे, कल्चर प्लेट पर जब भी अपन इनको इनोकुलेट करते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये पूरी कल्चर प्लेट पर फैल जाते हैं। तो अपन आगे चल के पढ़ेंगे प्रोटियस वगैरह का। अपन जब प्रोटियस का कभी आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में काम किया होगा तो देखा होगा, प्रोटियस का जब कल्चर लगाते हैं तो उसकी जो मार्फोलॉजी होती है प्लेट पे पूरी फैल जाती है। ठीक है। स्टेटली मोटिलिटी क्या होती है? जो बैक्टीरिया एकदम राइट फॉरवर्ड चलता है, एकदम सीधा चलेगा, उसे अपन स्टेटली मोटिलिटी कहेंगे। कॉर्क स्क्रू, जो कॉर्क की तरह, कॉर्क मतलब ढक्कनों को अपन खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं भाई? घूम के, है ना, इस तरह से। ढक्कन को अपन खोलेंगे तो घूमेगा और हाँ साथ में ऊपर उठेगा, है ना। ढक्कन को अपन ऐसे करते हैं ना, कोई भी ढक्कन अपन खोलेंगे तो जैसे ही अपन उसको घुमाते हैं तो वो ऊपर उठ जाता है, इसी तरह से। तो इस तरह की मोटिलिटी हमारी कॉर्क स्क्रू मोटिलिटी कहलाएगी। और टम्बलिंग मोटिलिटी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया, अगर लुढ़क कर चले या पलट कर चले उसे हम टम्बलिंग मोटिलिटी कहते हैं ना। उनके एग्जाम्पल भी जो मेन एग्जाम्पल हैं वो मैंने नोट्स में डाले हैं, इनको आप जरूर याद कर लेना, याद ही करना है आपको, भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। ब्रजेश ने कहा सर गेम में भी होता है एक टम्बलिंग। बढ़िया ब्रजेश। आशीष ने कहा सर ग्लाइडिंग मोटिलिटी भी होती है क्या? ग्लाइडिंग मोटिलिटी नहीं होती है आशीष। ग्लाइडिंग अपने
स्केलेटल सिस्टम में अपन ने ग्लाइडिंग मूवमेंट पढ़ा है, वो अपने जैसे अंगूठा है उसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, तो वो अपने एनाटॉमी का वर्ड है ग्लाइडिंग, ठीक है। बैक्टीरिया में ग्लाइडिंग नहीं होती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्पोर बियरिंग बैक्टीरिया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बड़े इंपोर्टेंट, एग्जाम में मोस्टली इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कैप्सूल वाले कौन कौन से हैं, स्पोर वाले कौन कौन से हैं, ये तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। स्पोर वाले इनमें से कौन कौन सा नहीं है ना, एक्सेप्ट, यहाँ पर भी एक्सेप्ट लगा हुआ है 7वें नंबर क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो आपको दिए थे, इन चारों में से हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पाइथोजेनस, चौथा वाला जो ऑप्शन है, ये स्पोर नहीं बनाता। स्पोर क्या होता है, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं। स्पोर बैक्टीरिया की एक खासियत होती है कि वो अपने सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल को भी बचा के रख सकता है स्पोर को बना के। जितने भी ये स्पोर बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, पूरे शरीर को ना ढककर वो सिर्फ उनके न्यूक्लियर मटेरियल, उनकी जान को बचा के रख लेते हैं। उनके, अपन ये कह सकते हैं भाई उनके हार्ट को बचा के रख लिया उन्होंने, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो एक तरह से हार्ट होता है। तो अगर उसका सिर्फ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर मटेरियल, सिर्फ डीएनए, उनके जो जीन है, क्रोमोसोम्स हैं, अगर वो सिर्फ क्रोमोसोम्स ही बचे रह गए, तो भी बैक्टीरिया में एक खासियत होती है कि वो क्रोमोसोम्स के थ्रू अपने नए बैक्टीरिया को जनरेट कर सकते हैं, अपनी नई पीढ़ी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पूरी बॉडी को ना बचाकर वो सिर्फ अपने न्यूक्लियर मटेरियल को ही अगर बचा लें, तो उसको न्यूक्लियर मटेरियल को कवर कर देते हैं वो, और कवर जो करते हैं उसी को ही अपन उसका स्पोर कहते हैं। स्पोर बनाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, उनमें 3 बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखना है। क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज के अंदर टिटनी और बोट्यूलिज्म, ये 2 अपने लिए इंपोर्टेंट है। हालांकि इनके अलावा हार्टिनम करके भी एक बैक्टीरिया है, वो अपने लिए नॉन पैथोजेनिक होता है, वो भी स्पोर बनाता है। इसके अलावा बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस जो है वो तो और ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये स्पोर भी बनाता है और कैप्सूल भी बनाता है, दोनों में आता है ये। दोनों लिस्ट के अंदर आप देखो, थोड़ी देर पहले अपन ने कैप्सूल की जो लिस्ट पढ़ी थी, 5 जो नाम अपन ने कैप्सूल के पढ़े थे, उन 5 में भी बेसिलस एंथ्रेसिस था, और स्पोर की जो 3 नाम है, इन पे भी बेसिलस एंथ्रेसिस है। तो अपन को वैसे तो सिर्फ 2 ही नाम याद रखना है, एक क्लोस्ट्रीडियम और दूसरा बेसिलस एंथ्रेसिस, है ना। क्लोस्ट्रीडियम में 2 स्पीसीज हो गई हैं। अब इनको दोनों को अलग अलग क्यों कर दिया, क्योंकि इनके स्पोर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। टिटनी का जो स्पोर होगा वो टर्मिनल होगा, एकदम कॉर्नर पे बनता है। बोट्यूलिनम का जो स्पोर होता है वो सब टर्मिनल होता है, एकदम कॉर्नर पर ना बनता, थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है। जबकि बेसिलस एंथ्रेसिस का स्पोर जो बनता है वो सेंट्रल में होता है। स्पोर के आधार पर जब अपन की माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर हमको दिखता है वो भी थोड़ा अलग दिखता है। वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कल की भी क्लास बड़ी अच्छी क्लास होने वाली है। आप लोगों का रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा रहा इसमें, 29 लोगों के बिल्कुल सही आंसर है भाई, 48 में से, बहुत बढ़िया। जो लोग ज्यादातर कंफ्यूज हुए वो टिटनी पे चले गए थे, ऑप्शन में टिटनी दे दिया था भाई। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, परफिंजेंस हो चाहे बेसिलस एंथ्रेसिस हो, ये सारे जो होते हैं वो स्पोर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस पेपर का ही क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर से ही मैंने डाल दिया डायरेक्ट, वहां से उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट, क्रोमोसोम्स के अलावा भी कोई डीएनए हो तो उसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट कहते हैं अपन। उसे अपन क्या बोलेंगे, डेफिनेशन समझना है अपन को ना, डेफिनेशन याद रखना है। उसको अपन जो बोलते हैं वर्ड, वो है प्लाज्मिड। क्या होता है भाई प्लाज्मिड, देखो बैक्टीरिया के बारे में अपन ने कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था। बैक्टीरिया की एक खास बात होती है कि बैक्टीरिया अपने जीन को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब उनमें जो क्रोमोसोम्स होता है वो एक ही होता है, तो वो एक सिंगल एक होता है। अगर उसी को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया पूरा का पूरा, तो फिर उस जो बैक्टीरिया है, पेरेंट बैक्टीरिया, उसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, जितने भी जो ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो अपने क्रोमोसोम्स के अलावा छोटा सा पार्ट क्रोमोसोम से अलग हटाकर डीएनए का थोड़ा सा और अलग कर देते हैं।
तो वो जो थोड़ा सा पार्ट उन्होंने अलग किया है जिसको वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकें, उसी को ही अपन उसका प्लाज्मिड बोलते हैं। हमारी बॉडी में हमारे जो सेल्स हैं यूकेरियोटिक सेल, उनमें भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। डीएनए कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह से बैक्टीरिया में उनके न्यूक्लियर मटेरियल के अलावा जिस जगह पर डीएनए होता है वो ही हम उसका प्लाज्मिड कहते हैं। ये काम कब आता है? ये काम आता है मेनली कॉन्जुगेशन के टाइम पर। कॉन्जुगेशन क्या होता है? जब कोई एक बैक्टीरिया किसी दूसरे बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करे, अपना उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको वो ट्रांसफर करे, उसको अपन उसका कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो वो ये प्लाज्मिड के थ्रू ही करता है। बहुत बढ़िया, ऑन डीएनए। बढ़िया, सौरभ ने भी वही बात लिखी, प्लाज्मा जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। कृष्णा ने लिखा सर ऑप्शन में क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिज्म नहीं था। हाँ, बोट्युलिज्म नहीं था, बिल्कुल सही। प्रीवियस पेपर से कृष्णा ने डाउट रखा है पुराने वाले क्वेश्चन में। कृष्णा, क्लोस्ट्रीडियम की जितनी स्पीसीज होती है वो सारी की सारी स्पीसीज स्पोर बनाती हैं, ठीक है। अपन ने जो तीन मतलब दो नाम ही पढ़े थे, उनमें एक्चुअली जो स्पोर बनते हैं वो थोड़े अलग हटके बनते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी अपन को हेल्प करती है। बाकी आपको याद रखना है कि क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज जो होंगी वो स्पोर बनाएंगी, ठीक है। बढ़िया, संजय ने भी बहुत अच्छी बात लिखी है, प्लाज्मिड जो होते हैं वो क्लोनिंग बनाने में हेल्प करती हैं अपनी। 8वें नंबर के क्वेश्चन में भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा है और लगभग सभी लोगों ने 46 लोगों ने इसमें सही आंसर दिया। सिर्फ एक दो लोग ही इसमें कंफ्यूज हुए। जो लोग कंफ्यूज हुए वो उन्होंने कॉस्मिड कह दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज पिलाई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सी डेफिनेशन। बैक्टीरिया की जब अपन ने एनाटॉमी पढ़ी, पिलाई क्या होते हैं, फ्लेजला क्या होते हैं, कैप्सूल क्या होते हैं, स्पोर क्या होते हैं, ये सब कुछ अपन ने डिस्कस किया है। और मेरे ख्याल से सिर्फ डिस्कशन से ही आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए ये सब चीजें। और आप मुझे बताना कि सर ये नोट्स में इंक्लूड होना ही चाहिए, तो अपन इसको कर भी सकते हैं इंक्लूड। छोटी छोटी डेफिनेशन अपन डाल देंगे इसमें नोट्स में। अदरवाइज बड़ी सिंपल सी चीज है, इमेज के थ्रू ही आप समझ सकते हैं। पूछ जो है जिसको अपन ने फ्लेजला बोला वो मोटिलिटी के लिए होता है। प्लाई जो होते हैं वो छोटे छोटे धागे होते हैं, छोटे छोटे फिलामेंट होते हैं, और इनका जो काम होता है वो होता है एडिसिव का। एडिसिव मतलब चिपकने का। प्लाई के थ्रू बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया से या फिर अपने होस्ट से चिपकने का काम करते हैं। आपको याद होगा जब अपन पैरासाइटोलॉजी पढ़ रहे थे, पैरासाइटोलॉजी में भी चिपकते हैं पैरासाइट। हमारे पैरासाइट जो होते हैं हमारे इंटेस्टिनल वॉल से चिपक जाते हैं। उनमें ये काम कौन करता है? हुकलेट। ध्यान होगा आपको पैरासाइट के टाइम पे आपको। तो ज्यादातर अपने जो हेलमिंथ में अपन ने पढ़ा था ना, हेलमिंथ में कुछ पैरासाइट जो होते हैं वो अपनी इंटेस्टिनल वॉल से चिपक जाते हैं, और जो चिपकते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हुकलेट। हुकलेट के थ्रू वो अपनी इंटेस्टिनल वॉल से चिपकती हैं। बैक्टीरिया में ये जो चिपकने वाली चीज होती है वो होती है पिलाई। पिलाई का नाम, एक नाम और याद रखना है आपको, फिम्बरी। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का काम एक ही होता है, ठीक है। 9 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स वैसे तो बढ़िया अच्छा रहा, लेकिन आप बहुत सारे स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हुए। 15 जिन्होंने गलत आंसर दिया उन्होंने मोटिलिटी कह दिया कि पिलाई जो होते हैं वो मोटिलिटी के लिए होते हैं। बिल्कुल नहीं भाई, फ्लेजला होते हैं मोटिलिटी के लिए, पिलाई जो होते हैं वो एडिशन के लिए, ठीक है। बाकी ज्यादातर लोगों ने इसका सही आंसर दिया, एडिशन, ठीक है। मोटिलिटी और लोकोमोशन दोनों शब्द एक ही है। फेगोसाइटोसिस का काम, फेगोसाइटोसिस से रोकने का काम जो होता है वो कैप्सूल का होता है ना। कैप्सूल जो होते हैं वो फेगोसाइटोसिस रोकने का काम करते हैं ना। यहाँ पे ऑप्शन में फेगोसाइटोसिस अकेला था, तभी इस तरह से ऑप्शन में आए कि कैप्सूल का काम क्या होता है। देखो मैं हर टाइप के क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ कि जो एमसीक्यू की हमारी क्लास होती है उसमें मैं हर तरह के क्वेश्चन एक एक डालूं, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैप्सूल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पोर, व्हाट इज फंक्शन ऑफ फ्लेजला। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बैक्टीरिया की एनाटॉमी में जो जो पार्ट मैंने अपन ने पढ़े हैं सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसका काम क्या होता है। फ्लेजला का काम क्या होता है? मोटिलिटी का। कैप्सूल का काम क्या होता है? फेगोसाइटोसिस से रोकता है।
कैप्सूल का काम ये होता है ना, और स्पोर का काम क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल को बचा के रखना। ठीक है, सबके काम क्या है वो अपन ने कल की क्लास में डिस्कस किए हैं और आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़िया, दीप्ति ने भी एडिशन लिख दिया, बहुत बढ़िया दीप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरेशन टाइम फॉर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसका जनरेशन टाइम कितना होता है अगर उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम कंडीशन मिल जाए, उसकी जो जो चीजें होती है वो सब कुछ उसको मिल जाए, उसके आधार पर अगर वो जनरेट हो रहा है। जनरेशन टाइम अपन ने कल में डिस्कस किया था, थोड़ा कम डिस्कस कर पाए थे, आज अपन थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जनरेशन टाइम क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन बनाने के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन करता है ना। बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस क्या होता है भाई, अपनी बॉडी में भी माइटोसिस होता है, अपनी जो सेल्स होती हैं, स्किन की सेल हो गई या दूसरी सेल्स हो गई, सिर्फ नर्वस टिश्यू को छोड़कर, सिर्फ अपने जो न्यूरॉन होते हैं उनमें माइटोसिस नहीं होता, अदरवाइज बाकी के जो टिश्यू हैं उनमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस में क्या होता है, जब एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बना ले तो वो उसका माइटोसिस होता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया सिंगल ही सेल होते हैं, उनमें ज्यादा कुछ होता ही नहीं। एक सिंगल सेल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक सिंगल सेल से बने होते हैं, इसीलिए अपन उनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो उनका जो सेल डिवीजन होता है उसे अपन माइटोसिस कहेंगे। तो ये अपनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ाएंगे, ये डिवाइड होंगे, एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर पहले दो बनाएगा, दो डिवाइड होकर फिर चार बनाएंगे, चार फिर डिवाइड होकर 16 बनाएंगे, 16 फिर और डिवाइड होते जाएंगे और इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे, दुगने होते जाएंगे ये, है ना। हर एक बैक्टीरिया का एक अपना जनरेशन टाइम होता है। जनरेशन टाइम मतलब कितने टाइम में वो एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट होता है। कुछ टाइम तो लगेगा ना भाई उसको। एक बैक्टीरिया अगर डिवाइड होकर दो बन गया है तो दो से फिर दोबारा से चार बनने में कितना टाइम लगेगा, बहुत बढ़िया। डिवाइड होने में लगने वाला टाइम जो होता है वही जनरेशन, ब्रजेश ने लिखा, बहुत बढ़िया ब्रजेश। तो डिवाइड होने में जो टाइम लग रहा है वही जनरेशन टाइम है, और हर बैक्टीरिया के लिए जनरेशन टाइम बिल्कुल अलग अलग है। अपन ने तीन बैक्टीरिया में जनरेशन टाइम पढ़े हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो जनरेशन टाइम होता है वो 20 घंटे का होता है। तीन अपन ने कौन कौन से पढ़े हैं भाई, मैंने नहीं डाले यहाँ पर, मैं अभी वैसे ही समझा देता हूं आपको। तीन अपन ने पढ़े हैं, पहला इकोलाई जो बहुत जल्दी जनरेट हो जाता है सिर्फ 20 मिनट के अंदर। ये देखो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन है ना, 20 मिनट, 20 घंटे और 20 दिन, तीनों किसी ना किसी बैक्टीरिया के जनरेशन टाइम है। 20 मिनट में एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बना लेता है हमारा इकोलाई, बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है। आप देखते होंगे, अगर आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में अगर थोड़ा सा काम किया होगा तो आप लोग देखते होंगे, अगर किसी बैक्टीरिया, किसी पेशेंट को अगर इकोलाई का इन्फेक्शन है और उसका अपन कल्चर लगाते हैं तो ऐसा होता है कि 2-4 घंटे बाद, शाम होते होते, सुबह अगर अपन ने कल्चर लगाया तो शाम होते होते तक उसकी कॉलोनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाती है, बहुत बड़ी कॉलोनी बन जाती है। क्योंकि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसका जनरेशन टाइम बहुत कम है, बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है इकोलाई। ट्यूबरकुलोसिस वाला जो बैक्टीरिया होता है इसका जनरेशन टाइम बहुत कम, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है का मतलब बहुत देर में ये एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट होता है। कितना देर में, 20 घंटे में। तो अपन कल्चर लगाएंगे तो सुबह भी अपन ने कल्चर लगाया तो शाम तक उसमें कोई भी कॉलोनी नहीं दिखती, 2-3 दिनों बाद हमको कॉलोनी दिखना शुरू होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर दो बैक्टीरिया बनाने में 20 घंटे का टाइम ले लेता है। इससे भी ज्यादा टाइम लगाता है हमारा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, जिससे लेप्रोसी होती है, उसमें करीब 20 दिन लग जाते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया बनने में, है ना। तो ये तीन के आपको याद रखना है, और याद रखने में बड़ा सिंपल है, मिनट, घंटे और दिन। मिनट जो होंगे वो इकोलाई के लिए, घंटे जो होंगे वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए, और दिन जो होंगे वो लेप्री के लिए। बड़े सिंपल हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा क्लैप्सिला, बहुत बढ़िया, राहुल ने भी लिखा, क्लैप्सिला का भी बहुत कम टाइम होता है, बहुत बढ़िया राहुल, है ना। खासतौर पर जो हमारे ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई वाले, उनका जनरेशन टाइम कम ही होता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई ग्रोथ कर रहा है हमारी प्लेट पर तो वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है। ठीक है,
बाकी आपको वो और दूसरे जो बैक्टीरिया है उन पे आपको ज्यादा नहीं जाना। 10 नंबर के क्वेश्चन में अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। 43 लोगों के, ज्यादातर लोगों के बिल्कुल सही आंसर है इस पे। 20 घंटे का जनरेशन टाइम होता है ट्यूबरकुलोसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूं मैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। टेम्परेचर, टेम्परेचर के आधार पर भी अपन ने बैक्टीरिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। कौन कौन सी 3 कैटेगरी थी हमारी? पहली थी साइक्रोफिलिक, दूसरी थी मीजोफिलिक और तीसरी थी थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक तो बड़ा सिंपल सा है, थर्मस से ही याद कर सकते हो। थर्मस काय के लिए होता है? थर्मस गर्म बनाने के लिए है ना, गर्म गर्म चाय को गर्म बने रहे, इसीलिए थर्मस का अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो जो थर्मो शब्द है इसका मतलब क्या हुआ? गर्म। तो ऐसे बैक्टीरिया जो थोड़े गर्म टेम्परेचर पर, थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पर ग्रोथ करते हैं, उन्हीं को ही अपन थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन देखो गर्म का मतलब 37 से ज्यादा टेम्परेचर जो होगा वो गर्माहट वाला होगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में पहला ऑप्शन था 100 डिग्री सेल्सियस का, ये भी गर्म टेम्परेचर ही है, ज्यादा है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना। तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ज्यादा टेम्परेचर पर ग्रोथ भले ही करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ग्रोथ भी नहीं करेंगे। उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 50 से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस। 80 से अगर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर ये जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं ये भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होगा वो 50 से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस होगा। मीजोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस इतना होता है। और दूसरे साइकोफिलिक जो होते हैं वो 20 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करते हैं ना। तो टेम्परेचर के आधार पे अपन ने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मेरे ख्याल से मैंने इसकी लिस्ट डाली थी, नहीं डाली? ओके, चलो 11वें नंबर पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। 35 लोगों का सही आंसर है ना। बहुत ज्यादा मैंने डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन आप लोगों ने नोट्स पढ़े हैं, बहुत बढ़िया। वैसे तो स्टूडेंट अभी 80 स्टूडेंट टोटल प्रेजेंट हैं। 80 में से 48 लोगों के ही रिस्पॉन्स आया है, टेस्ट आया है। आधे लोगों का देखो आप, आधे से थोड़े बहुत ही लोग ज्यादा है। कोशिश किया करो भाई आप 15-20 मिनट के टाइम में जल्दी जल्दी आप एक बार टेस्ट देके और फिर क्लास अटेंड किया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया सर्वाइव एट। योग्यता लिस्ट मैंने नोट्स में डाली है ना, तो यहाँ पर नहीं डाली है, इसलिए मैं बोल रहा था। चलो कोई बात नहीं। साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया कितने टेम्परेचर पर ग्रोथ करेंगे? वो सेम क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कशन किया था। तीनों तरह के बैक्टीरिया जो होंगे, थर्मोफिलिक ज्यादा टेम्परेचर पर, साइक्रोफिलिक जो होते हैं वो कम टेम्परेचर, कम में भी बहुत ज्यादा कम नहीं। अगर अपन माइनस डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो फिर ये बैक्टीरिया भी ग्रोथ नहीं करेंगे। तो बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, 0 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ये ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अब ये देखो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो अगर इस तरह के जो बैक्टीरिया जो सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म वाला टेम्परेचर झेल ही नहीं पाते, तो ये जो बैक्टीरिया होंगे इनसे फिर हमको कोई डिसीज नहीं होगी। अगर ये हमारी बॉडी में पहुंच भी गए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे ज्यादा है, तो ये बैक्टीरिया फिर उसमें ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी में ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनसे भी हमको कोई डिसीज नहीं होती। ठीक है, चलो ज्यादातर जो डिसीज होती है वो किससे होती है, इससे भी मैंने एक क्वेश्चन डाला था। मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ज्यादातर हमको जो डिसीज कॉज करते हैं। 12वें नंबर पे मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं बता पाया। 12वें नंबर पे 32 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया। ज्यादातर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं? वो साइटोफिलिक होते हैं, मीजोफिलिक होते हैं, थर्मोफिलिक होते हैं, या हर तरह के ही हो सकते हैं? ये क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वो बिल्कुल समझने वाला क्वेश्चन था। ज्यादातर पैथोजेनिक बैक्टीरिया, देखो ज्यादातर पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से होंगे? जो हमारे टेम्परेचर पर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर ज्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाए। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 37 के आसपास, है ना।
तो 37 के आसपास जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर पाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मीजोफिलिक बोलते हैं, है ना। 20 से लेकर 50 के बीच में जो अच्छे से ग्रोथ करेंगे उनको अपन मीजोफिलिक बोलते हैं। और हमारे लिए ज्यादातर जो डिसीज कॉज करते हैं वो मोस्टली यही वाले बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। इससे कम टेम्परेचर वाले साइकोफिलिक जो होती है वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, मिट्टी वगैरह में नमी वाली जगह पर ज्यादातर प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो भी हमारे लिए नॉन पैथोजेनिक होते हैं। थर्मोफिलिक जो होते हैं वो भी हमारे लिए नॉन पैथोजेनिक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ग्रोथ करती है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता, ठीक है। मीजोफिलिक वाले बैक्टीरिया हमको डिसीज कॉज करते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स, बड़े कंफ्यूज हुए आप लोग, बहुत सारे लोगों ने ऑल आंसर लिखा है, 26 स्टूडेंट ने ऑल ऑप्शन दे दिया। पुराने वाले क्वेश्चन में दोबारा खोल देता हूं मैं इसको, इसमें कंफ्यूज हो गए आप लोग। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ऑल वाले आंसर होगा, इसमें ऑल नहीं होगा भाई, इसमें साइकोफिलिक वाले बैक्टीरिया से हमको कभी भी डिसीज नहीं होती, ठीक है। थर्मोफिलिक में भी अपन ने सिर्फ एक बैक्टीरिया पढ़ा है, उससे भी बहुत रेयर डिसीज होती है। मीजोफिलिक वाले बैक्टीरिया ही हमको डिसीज कॉज करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। थ्योरी में अपन इसको थोड़ा डिस्कस नहीं कर पाए थे, अभी करेंगे अपन, लेकिन क्वेश्चन मैंने नोट्स आपको दे दिए थे तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया होगा। ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं भाई ऑब्लिगेट एरोब्स, इनको थोड़ा अपन डिस्कस करते हैं, कल की क्लास में थोड़ा कम डिस्कशन हो पाता है इन चीजों पे, अपना लास्ट की चीजें थोड़ी सी छूट गई थी। देखो ऑक्सीजन बैक्टीरिया को कितना चाहिए या बिल्कुल नहीं चाहिए, उसके आधार पर अपन बैक्टीरिया को 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 6 कैटेगरी कौन कौन सी है भाई, एक बार इनके नाम देखते हुए चलना आप और समझते हुए चलना, उनके एग्जाम्पल भी मैंने डाले हैं, जो जो मेन एग्जाम्पल हैं। पहली ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट का मतलब है जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, उनकी ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऐसे बैक्टीरिया ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे। ऑब्लिगेट मतलब बिल्कुल चाहिए उनको, उनके लिए मस्ट है, मतलब ऑब्लिगेट शब्द को आप मस्ट शब्द से जोड़ दो। ऑब्लिगेट बराबर मस्ट, जिसको चाहिए, बगैर उसके वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो ऑब्लिगेट एरोब्स जिनको ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है उन्हें हम ऑब्लिगेट एरोब्स कहेंगे। बगैर ऑक्सीजन के ये वाले बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते, ठीक है। स्यूडोमोनास और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये जो होते हैं वो ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं। इनके अलावा और भी एग्जांपल हैं, अपन ब्रीफ में जब अपन बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे तो एरोबिक एनारोबिक इनके बारे में अपन और डीप में पढ़ेंगे। दूसरे होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। अब देखो ये जस्ट अपोजिट है, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि इसके अपोजिट है ये, अगर इनको ऑक्सीजन मिल गई तो ये ऑक्सीजन में इनकी डेथ हो भी सकती है। इनको ऑक्सीजन की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बगैर ऑक्सीजन के ही ये ज्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम वाले जितने भी जो बैक्टीरिया होते हैं स्पीसीज वाले, क्लोस्ट्रीडियम टिनेनी, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum, ये जो होते हैं वो ऑब्लिगेट एनारोबिक होते हैं। इनको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ऑक्सीजन इनको मिल गई तो कई बार ये ऑक्सीजन में इनकी डेथ भी हो जाती है अच्छे से, मतलब ऑक्सीजन अगर किसी जगह पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो उस जगह पर ये ज्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तीसरे होते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स। अब देखो फैकल्टेटिव शब्द का मतलब होता है मिल जाए तो भी, नहीं मिल जाए तो भी। फैकल्टी मिल गई तो भी और नहीं भी मिल गया तो भी। एरोब्स मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन मिलती है तो भी ये ग्रोथ कर जाते हैं, अगर ऑक्सीजन ना मिले तो भी ये ग्रोथ कर पाएंगे, दोनों ही कंडीशन में ये ग्रोथ कर पाएंगे। हालांकि एरोब शब्द जुड़ा है, मतलब ऑक्सीजन अगर होगी तो उस टाइम पे ये ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करेंगे। देखो दोनों में फैकल्टेटिव एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स दो वर्ड हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन मिलती है तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं,
लेकिन ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना मिले तो भी ये ग्रोथ कर पाएंगे, लेकिन उनकी ग्रोथ जो होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अपन लोग कैसे हैं भाई, अपन की बात करें, अपन अगर अपन को इस कैटेगरी में रखा होता तो अपन जो होते वो ऑब्लिगेट एरोब्स वाले होते, अपन को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, अपन ज्यादा देर बगैर ऑक्सीजन के रह ही नहीं सकते। अगर अपनी सांस को 2-3 मिनट तक बंद कर दिया जाए ना, जो जैसे फांसी वगैरह लगाते हैं, तो फांसी में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलना, सांस लेना बंद हो जाती है, ऑक्सीजन जाना बंद हो जाती है, तो ऑक्सीजन अगर नहीं जाएगी तो अपने सारे जो टिश्यू होंगे वो डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन में तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो एकदम डेथ तो नहीं होती उनकी, लेकिन उनकी ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो लैक्टोबैसिलस उसी टाइप के बैक्टीरिया हैं, जिनको ऑक्सीजन मिलती है तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ना भी मिले तब भी ये ग्रोथ कर जाते हैं। याद करने के लिए आप दूध का पैकेट से याद कर लो, दूध जो होता है वो दही में कन्वर्ट किससे, लैक्टोबैसिलस की वजह से ही होता है। अब देखो दूध जैसे सांची का है, अमूल का है, वो एकदम पैकेट में होते हैं, तो पैकेट में उसके अंदर की जो ऑक्सीजन हो लगभग खत्म हो जाती है। तो फिर भी फिर भी अपन देखते हैं कि कई बार पैकेट का दूध भी खराब हो जाता है, खराब मतलब जम जाता है। तो क्यों जम जाता है, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस जो होती है वो ग्रोथ कर जाते हैं, तो उसके अंदर उनको ऑक्सीजन तो मिल नहीं पा रही, तो बगैर ऑक्सीजन के भी वो ग्रोथ कर सकते हैं। कि चौथे टाइप का एक और बैक्टीरिया होते हैं फैकल्टेटिव एनोरोब्स, ये जस्ट अपोजिट है। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन मिल भी जाए तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये ग्रोथ करते जाएंगे। हमारे लिए जो ज्यादातर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जिनसे हमको डिसीज होती है वो ज्यादातर इसी कैटेगरी में आते हैं, फैकल्टेटिव एनोरोब्स, मतलब इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऑक्सीजन का अगर इन्वायरमेंट मिल गया, ऑक्सीजन इनको मिल गई तो भी इनकी डेथ नहीं होगी, ये जीवित बचे रहेंगे। ठीक है, ज्यादातर बैक्टीरिया जो हमारे पैथोजेनिक हैं वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। पांचवा एक और टाइप है भाई माइक्रो एरोफ्लिक। माइक्रो ये शब्द से समझ में आ रहा होगा, माइक्रो मतलब एक छोटी सी क्वांटिटी है, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन चाहिए तो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी क्वांटिटी में मिल जाए उनको, ये थोड़ी सी क्वांटिटी में भी अगर उनको मिल गया तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाते हैं। तीन बैक्टीरिया अपने ऐसे हैं, कैंपिलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर और माइक्रोबैक्टर बोविस। ये तीनों जो होते हैं ये माइक्रो एरोफ्लिक होते हैं, इसका मतलब थोड़ी सी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इनको, थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाए तो इसमें भी ये ग्रोथ कर जाते हैं। छठवां एक और टाइप है कैप्नोफ्लिक, ये थोड़ा अलग टाइप का है। इनको ऑक्सीजन तो चाहिए ही, ऑक्सीजन के अलावा इनको थोड़ी सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है इनके लिए। अपनी बॉडी में दोनों तरह की गैसें हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन को तो हम लेते हैं सांस के थ्रू, और हमारी आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है। आर्टरी के बाद फिर जब दोबारा लौट कर आता है ब्लड पूरे टिश्यू से वापस आता है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वेन के थ्रू बहती है। तो एक तरह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही प्रेजेंट है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी सी मात्रा, बहुत ज्यादा नहीं, 5 से लेकर 10% कार्बन डाइऑक्साइड जिनको चाहिए होती है, उनको अपन कैप्नोफ्लिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये भी हमारे लिए पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक तो वैसे सारे ही हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स हों, ऑब्लिगेट अनेरोब्स हों, सारे हमारे लिए पैथोजेनिक हैं। कैप्नोफ्लिक बैक्टीरिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और ब्रूसेला, दो बैक्टीरिया जो है वो कैप्नोफ्लिक बैक्टीरिया है। इनका मतलब इनको ऑक्सीजन भी चाहिए और थोड़ी बहुत मात्रा में इनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। चलो एक दो लोगों के मैसेज हैं उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। राहुल यादव ने कहा सर स्ट्रेप्टोकोकस भी तो अनेरोबिक होता है। राहुल अभी पूरी लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई, जो जो मेन मेन एग्जांपल थे वो मैंने यहाँ पर डाल दिए थे। अपन डीपली सारे बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे तो उनके बारे में अपन और भी आगे चलते हुए पढ़ेंगे, है ना। अभी अपने जो टॉपिक था वो एक्चुअली डेफिनेशन पे ज्यादा बेस्ड था। डेफिनेशन मतलब अपन के बारे में जो मेन मेन पॉइंट है उनको अपन समझते हुए चल रहे थे, बाकी एक एक बैक्टीरिया के बारे में अपन पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखो कई बार ऐसा होता है एक ही जीनस की अलग अलग स्पीसीज में भी उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, इसी की स्ट्रेप्टोकोकस एगलेप्टी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ये अलग अलग स्पीसीज हैं, इनकी प्रॉपर्टी फिर अलग अलग होगी। तो इनकी प्रॉपर्टी फिर किसी में अलग है, किसी में अलग है, तो अपन उनको ब्रीफ में आगे चल के पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल उसको आप छोड़ के रखो। बीडी भैया ने लिखा कि इसलिए पल्मोनरी टीबी जो होती है वो मोस्टली होती है। बहुत बढ़िया। हाँ
बहुत बढ़िया। बीडी भैया ने एक चीज लिखी है, ट्यूबरकुलोसिस ज्यादातर अपने लंग्स में ही इंफेक्शन क्यों करता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, और अपने लंग्स एक ऐसी जगह है जहां पर ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिलती है उनको, ठीक है, इसलिए लंग्स में वो जो बैक्टीरिया है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। बहुत बढ़िया। एक सचिन का मैसेज से माइक्रो वाले को एक बार फिर से बता दीजिए। ओके सचिन, माइक्रो शब्द शब्द बड़ा सिंपल सा है, थोड़ी सी मात्रा, जिनको ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा की जरूरत होती है उनको अपन माइक्रो एरोफिलिक कहते हैं। थोड़ी सी मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो कैप्नोफिलिक, थोड़ी सी मात्रा में अगर ऑक्सीजन चाहिए तो माइक्रोफिलिक। कैंपिलोबैक्टर और हेलिकोबैक्टर ये जो होते हैं वो माइक्रो एरोफिलिक होते हैं, थोड़ी सी मात्रा में इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। चलो, तो इस नंबर इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स जो था वो 36 लोगों ने सही आंसर दिया। बहुत बढ़िया भाई, ज्यादातर लोगों के सही आंसर थे 14 नंबर के। एक लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैंने कम ही डाले थे क्योंकि मुझे मालूम था कि क्वेश्चन पे मुझे काफी कोई डिस्कशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू डेथ रेट। अच्छा क्वेश्चन है, कल अपन थोड़ा डिस्कशन नहीं कर पाए थे इस पे। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको अपन 4 फेज में डिवाइड करते हैं। ये जो 4 फेज है वो यहाँ पर डली है, लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। इन 4 फेज में अपन उसकी ग्रोथ रेट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि ग्रोथ रेट जितनी है उतनी ही उसकी डेथ रेट है, जितने वो बढ़ रहे हैं उतने ही वो मरते जा रहे हैं। तो क्या होगा भाई, उनकी जो नंबरिंग है वो तो बराबर ही रहेगी ना, है ना। मान लो 100 पैदा हुए बैक्टीरिया और इधर से 100 मर गए, तो जितने थे उतने रह जाएंगे। मान लो एक एक कल्चर प्लेट में 1000 बैक्टीरिया है ना, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। मान लो 1000 बैक्टीरिया हैं, 100 उन्होंने ग्रोथ कर लिया 1 घंटे के अंदर, लेकिन 1 घंटे में 100 बैक्टीरिया मर गए। तो क्या होगा, जितने बैक्टीरिया हैं उस प्लेट के अंदर वो बैक्टीरिया बेसिकली वैसे रह जाएंगे। तो इस तरह की जो फेज होती है उसको अपन स्टेशनरी फेज कहते हैं, रुक जाती है उनकी रुक, है ना। फेस के आधार पर देखो, एक बार फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। कल की क्लास में डिस्कशन हो भी नहीं पाया था, कम हुआ था। हालांकि फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया इसमें, 19 लोगों के सही आंसर हैं। बहुत लोग जो कंफ्यूज हुए थे वो डिक्लाइन पे चले गए थे। क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, क्या देखो, भले ही अपन ने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया था तो भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ते, क्वेश्चन में क्या लिखा था कि ग्रोथ रेट जितना है उतना ही डिक्रीज रेट है। एक बार फिर से दोबारा खोल देता हूँ क्वेश्चन, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि ग्रोथ रेट जितना है उतना ही उनका डेथ रेट है, इज इक्वल टू, बराबर रेट है ग्रोथ रेट भी और डेथ रेट भी। तो दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया के जो नंबरिंग है उनमें अंतर नहीं आएगा। थोड़ा और डीप में चलते हैं अपन। एक्चुअली बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको अपन उसके कल्चर पे देखते हैं। जब अपन कल्चर लगाते हैं तो कल्चर लगाने पे क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ किस किस तरह से होती है उसके आधार पर अपन इसको डिवाइड करते हैं। जब भी अपन कल्चर लगाएंगे तो शुरुआत में जो बैक्टीरिया होगा वो पहले अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में ढलता है। जब भी वो कई नई जगह पे जाएगा, है ना, हमारी बॉडी के अंदर भी कोई बैक्टीरिया अगर एंटर कर रहा है तो वो बैक्टीरिया भी पहले हमारी बॉडी में जो एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर है, जो पीएच है, उसके आधार पर वो थोड़ा सा अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। देखो भाई, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको इंसानों से ज्यादा समझदार माना गया है, क्योंकि वो खुद को ढालने की उनकी कैपेसिटी होती है, खुद को अपने आप में ढाल लेते हैं। वो थोड़ा बहुत उनमें चेंजेस कर सकते हैं, हम लोगों की एक कैपेसिटी नहीं है। हम लोगों को अगर बहुत कम टेम्परेचर होगा थोड़ा ठंड लगने लगेगी, कम टेम्परेचर हुआ तो ठंड लगने लगती, थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होता गर्मी लगने लगती, फिर हमको पंखे की जरूरत होगी अगर गर्मी लगेगी तो। कम टेम्परेचर होगा तो फिर हमको आग सेकना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया के साथ ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया खुद को ढालने की कैपेसिटी रखते हैं और बहुत हद तक वो खुद को ढाल भी लेते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में उनका लेग फेस होता है। स्टार्टिंग में देखना आप, ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश की है। शुरुआत में क्या करेंगे, वो जिस भी नए एटमॉस्फेयर में पहुंचे हैं उस एटमॉस्फेयर में पहले वो ढलते हैं। हमारी बॉडी में भी अगर बैक्टीरिया एंटर किया है तो पहले वो अपनी बॉडी के हिसाब से, अब हमारी बॉडी के हिसाब से वो ढलेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे उसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, लेकिन जितने भी इंटर हुए, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो हमारी बॉडी में
लगभग 1000 बैक्टीरिया एंटर कर गए। तो थोड़े टाइम तक वो 1000 बैक्टीरिया में कोई भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। जो 1000 बैक्टीरिया है, पहले वो सारे बैक्टीरिया अपने नए एटमॉस्फेयर में, नए पीएच पर, नए टेम्परेचर पर खुद को ढालने की कोशिश करेंगे। एक बार वो ढल गए, फिर क्या करेंगे वो, फिर अपनी वो पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, अपनी जनरेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो नए बैक्टीरिया को पैदा करेंगे। ऐसे टाइम में क्या होगी, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, एकदम से बढ़ेगी, ठीक है। एक बार वो अपने अच्छे टेम्परेचर पे ढल गए तो वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। तो इसको अपन उसका लॉग फेज बोलते हैं, है ना। लैग फेज में ढले हैं वो, लॉग फेज में अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। तीसरी आती है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, जब ऐसी कंडीशन, जब उनको न्यूट्रिएंट मिलना बंद हो जाए, उनको खाना पीना नहीं मिल रहा है। हमारी बॉडी में नहीं होगा ऐसा। हमारी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया एंटर करेगा तो उसको तो न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ये बात लागू होती है कल्चर प्लेट पर। कल्चर प्लेट पर हम कल्चर लगाते हैं तो हमारे पास एक कल्चर प्लेट है, उसमें जो न्यूट्रिएंट है, जैसे ब्लड अगार की प्लेट है तो ब्लड उसमें न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट अगार की प्लेट है तो न्यूट्रिएंट अपन उसमें डालते ही हैं, ठीक है। और दूसरी भी कौन कौन से कल्चर मीडिया होते हैं वो सारे के सारे अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं। उसमें अपन क्या करते हैं, हमेशा बैक्टीरिया के लिए कुछ न्यूट्रिएंट डालते हैं। तो जब तक वो उनको खाने पीने को मिलेगा तब तक तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। जब उनको खाने पीने को नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलना बंद हो जाएंगे, तब क्या होगा भाई, तब जो बैक्टीरिया हैं वो अपनी पॉपुलेशन को ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, और ज्यादातर जितनी ग्रोथ होगी उतने बैक्टीरिया दोबारा से डेथ हो जाएगी उनकी। और फिर क्या करेंगे वो बैक्टीरिया, खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। खुद को बचाने के लिए वो कैप्सूल बना सकते हैं, स्पोर बना सकते हैं। जो बना सकते हैं कैप्सूल, वो कैप्सूल बनाएंगे। जो स्पोर बना सकते हैं वो स्पोर बनाएंगे। और जिस तरह से भी कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे बचने की। तो ये जो फेस है वो उनकी स्टेशनरी फेस कहलाती है। स्टेशनरी फेस में अब वो पॉपुलेशन को ज्यादा नहीं बनाते, माइटोसिस सेल डिवीजन वो ज्यादा नहीं करते, करेंगे भी तो सिर्फ उतना ही करेंगे जितने डेड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक लंबे टाइम तक भी अगर उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है तो फिर एक धीरे धीरे एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब वो बैक्टीरिया वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो वाली जो फेस है उनकी डिक्लाइन फेस कहलाती है। कहने का मतलब, अगर अपन ने कल्चर लगाया है तो शुरुआत में तो कल्चर में कॉलोनी बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। अगर बहुत लंबे टाइम तक भी अगर हमको उसको इंक्यूबेटर में ही पड़ा रहने देंगे तो उसके जो न्यूट्रिएंट होंगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा फिर उसके अंदर के जो बैक्टीरिया होंगे वो भी मरना शुरू हो जाएंगे, है ना। धीरे धीरे जो कॉलोनी ग्रोथ हुई थी वो कॉलोनी भी धीरे धीरे पूरी कॉलोनी खत्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है उसकी डिक्लाइन फेज कहलाती है, ठीक है। हालांकि बहुत अच्छे से कल अपन ने डिस्कस नहीं किया था, फिर भी काफी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर दिया है। 19 लोगों के आंसर इसमें सही है। जो लोग कंफ्यूज हुए थे वो डिक्लाइन पे चले गए, एक्चुअली उन्होंने सिर्फ ये डेथ रेट पे ही शब्द पे फोकस कर लिया। यहाँ पे इक्वल शब्द लिखा था, इक्वल मतलब ग्रोथ रेट और डेथ रेट दोनों बराबर हों, तो ये जो होगा वो स्टेशनरी फेज में दोनों बराबर होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे। एक राहुल का याद मैसेज है कि सर इसमें बाइनरी फेज भी होता है क्या? नहीं राहुल, फेज जो होते हैं वो ये 4 ही होते हैं ना, बाइनरी बाइनरी इस तरह से कोई दूसरे फेज नहीं, ठीक है। ब्रजेश ने एक रक्त बीज लिख दिया है, रक्त बीज जितने मर रहे हैं उतने ही बनते जा रहे हैं। चलो चलो, तो अब मैं 2 मिनट के लिए रुका हूँ। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज के थ्रू पूछें तो अपन उस पर थोड़ा और डिस्कशन कर लेंगे। अदरवाइज फिर अपनी आज की क्लास ओवर होगी। कल अपन एक नया टॉपिक थ्योरी की क्लास का कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कल आपका ऑफ नहीं है, हालांकि कल जन्माष्टमी है, लेकिन जन्माष्टमी में मुझे नहीं लगता कि ऑफ की जरूरत है। तो कल अपनी क्लास 100% रहेगी। है कोई डाउट है क्या?
हाँ, ओके ओके, बाइनरी सेल डिवीजन होता है, ये बिल्कुल सही है। बाइनरी सेल डिवीजन के थ्रू होता है बैक्टीरिया में, वो अपना माइटोसिस जो है वो एक तरह से बाइनरी सेल डिवीजन ही है अपना। बीडी भैया ने इसका आंसर लिख दिया, बहुत बढ़िया। चलो, तो मेरे ख्याल से इतना ही रहने देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो गायब ही हो गए हैं। 52 बचे अब 84 से। चलो, तो मिलते हैं भाई कल अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।